भारत और पाकिस्तान में सबसे बड़ा फर्क यह है कि पाकिस्तान तो भारत को हमेशा ही अपना दुश्मन देश बताता है, खुलकर बताता है, हर मंच पर बताता है। लेकिन उसी भारत में जब पाकिस्तान के खिलाड़ी क्रिकेट खेलने के लिए आते हैं तो सैकड़ों लोगों की भीड़ उनका स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर पहुंचती है। यह फर्क है भारत के लोगों में और पाकिस्तान के सरकार में, वहां की सेना में और वहां के अधिकारियों में। हालांकि इस स्वागत को लेकर आज हमारे देश में भी सवाल उठ रहे हैं, सवाल पूछे जा रहे हैं। असल में आज से सिर्फ 16 दिन पहले जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में भारत के 5 वीर सैनिकों ने एक आतंकवादी हमले में अपनी शहादत दी थी और यह आतंकवादी हमला पाकिस्तान प्रायोजित था। लेकिन इस शहादत के सिर्फ कुछ दिन के बाद ही पाकिस्तान की क्रिकेट टीम भारत में आती है, उसका जबरदस्त स्वागत होता है और यह किसी ने सोचा भी नहीं था। और इन शहीदों के परिवारों ने तो ऐसे स्वागत की कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज अनंतनाग में शहीद हुए मेजर आशीष ढोंचक के परिवार ने हैदराबाद में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का स्वागत होने पर दुख जताया है और देश के लोगों से यह पूछा है कि वो मेजर आशीष ढोंचक की शहादत को इतनी जल्दी भूल कैसे गए। बहुत बुरा लगा ये देख के कि भाई देश इतने भव्य तरीके से उनका स्वागत कर रहा है। वही देश जो 12 दिन पहले इसकी शहादत पे आंसू बहा रहा था, वो आज खुशियाँ मना रहा है कि पाकिस्तान हमारे यहाँ आया है और उनके मैच होने का इंतज़ार भी कर रहा है। ये बहुत गलत लगा है। मतलब इतनी जल्दी लोग शहादत को भूल गए, 2 दिन भी याद नहीं रखा। बिल्कुल, जब तक आतंकवाद वहाँ से बंद नहीं हो जाता तब तक उनसे हर तरह के रिश्ते ख़त्म कर देने चाहिए, चाहे वो खेल का रिश्ता है या व्यापार का रिश्ता है। नहीं तो दो ही नीति की अपना रही है सरकार के। भाई एक तरफ तो कह रहे हैं कि आतंकवादी पाकिस्तान से आ रहे हैं, दूसरी तरफ फिर उनके साथ हर तरह के संबंध भी रख रहे हैं। और कम से कम देशवासियों से तो ये उम्मीद नहीं थी कि भाई उनके टीम के साथ ऐसा इतना स्वागत किया जाए, जबकि उनके लोगों ने हमारे यहाँ आतंकवाद फैला रखा है। शहादत के बाद स्वागत और शहादत के बाद स्वागत की तस्वीरें आज बहुत सारे सवाल पूछ रही हैं और इस स्वागत से पाकिस्तान के लोग और पाकिस्तान का मीडिया भी काफी हैरान है और पाकिस्तान के लोग अब इसके लिए भारत में रहने वाले मुसलमानों को धन्यवाद दे रहे हैं। आज बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को, वहां की सेना को, वहां की सरकार को यह कितनी बड़ी गलतफहमी है कि भारत में रहने वाले लगभग 20 करोड़ मुसलमान भारत का नहीं बल्कि पाकिस्तान का साथ देंगे और इस बार उनकी ये गलतफहमी दूर हो जाएगी। लगभग 70 लाख की आबादी वाले हैदराबाद में 21 लाख यानी लगभग 30% मुस्लिम आबादी रहती है और पिछले 39 वर्षों से हैदराबाद में कोई भी हिंदू नेता लोकसभा का चुनाव जीत नहीं पाया है। वर्ष 1984 से 2004 तक असदुद्दीन ओवैसी के पिता सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी हैदराबाद की लोकसभा सीट से सांसद रहे, हर बार वही चुनाव जीतते रहे और फिर वर्ष 2004 से असदुद्दीन ओवैसी खुद इस सीट से लगातार चुनाव जीत रहे हैं और सांसद हैं। यानी पिछले 39 वर्षों से हैदराबाद की इस सीट से कोई भी हिंदू नेता सांसद नहीं चुना गया है और इसीलिए पाकिस्तान के इन लोगों को हैदराबाद पर इतना यकीन है। इसी तरह 56 लाख की आबादी वाले अहमदाबाद में 7.5 लाख यानी लगभग 13.5% मुसलमान रहते हैं और इसी अहमदाबाद शहर के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 14 अक्टूबर को भारत और पाकिस्तान के बीच वर्ल्ड कप का मैच होगा और पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर्स और वहां के मीडिया को ऐसा लगता है या कह लीजिए कि यह गलतफहमी है कि इन दोनों ही शहरों में यानी हैदराबाद और अहमदाबाद में जब भारत और पाकिस्तान के बीच मैच खेले जाएंगे तो जिस तरह से हैदराबाद में पाकिस्तान की क्रिकेट टीम का स्वागत हुआ उसी तरह से इन शहरों में भी भारत के मुसलमान पाकिस्तान की टीम का सपोर्ट करेंगे, भारत की टीम का सपोर्ट नहीं करेंगे। आज हम भारत के 22 करोड़ मुसलमानों से यह कहना चाहते हैं कि उनके पास एक बहुत ही शानदार मौका है और यह मौका खुद पाकिस्तान के लोगों ने ही उन्हें दे दिया है, जब वो पाकिस्तान को हमेशा के लिए गलत साबित करके ये बता सकते हैं कि भारत के मुसलमान पाकिस्तान के साथ नहीं हैं, भारत के मुसलमान भारत के हैं। वो मुसलमान जरूर हैं लेकिन वो भारत के मुसलमान हैं। भारत का मुसलमान भारत के साथ रहेगा, भारत में रहेगा, वो पाकिस्तान के साथ नहीं जाएगा और ना ही पाकिस्तान का सपोर्ट करेगा। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने भारत के मुसलमानों को अपना बताया है और अपने साथ बताया है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शोएब मलिक ने भी
आज से 16 वर्ष पहले वर्ष 2007 में बिल्कुल ऐसा ही बयान दिया था। उस समय भारत ने वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में पाकिस्तान की टीम को 5 रनों से हरा दिया था और इस हार के बाद शोएब मलिक ने कहा था कि वो भारत के खिलाफ हुए इस मैच को दुनिया के सभी मुसलमानों के लिए जीतना चाहते थे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके, इसलिए वो दुनिया भर के मुसलमानों से माफी मांगते हैं और उन्होंने भारत के मुसलमानों से भी तब इसके लिए माफी मांगी थी। इसी तरह 28 अक्टूबर 2021 को जब पाकिस्तान की टीम ने वर्ल्ड कप के एक मैच में भारत को हरा दिया था, तो पाकिस्तान की सरकार में उस समय मंत्री रहे शेख राशिद ने भी यही कहा था कि यह जीत दुनिया भर के सभी मुसलमानों की है और वो इस जीत के लिए भारत के मुसलमानों को भी बधाई देते हैं। इस समय पाकिस्तान के न्यूज चैनल और सोशल मीडिया पर ऐसी बहुत सारी रिपोर्ट्स चल रही हैं जिनमें पाकिस्तान के लोग हैदराबाद में अपने खिलाड़ियों का शानदार स्वागत होने पर भारत के लोगों को धन्यवाद दे रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्होंने सपने में भी ये सोचा नहीं था कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भारत में इतना सम्मान मिलेगा। भारत और पाकिस्तान के इस विषय को, असल में जो भारत और पाकिस्तान के बीच में ये जो तनाव चल रहा है, दशकों से चल रहा है, आजादी के बाद से ही चल रहा है, लेकिन इस तनाव को दोनों तरफ के लोगों ने, दोनों तरफ के नेताओं ने असल में हिंदू और मुसलमान का मामला बना दिया है, जबकि यह विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं होना चाहिए था। यह विषय ऐसे देश के बारे में है जो पिछले 76 वर्षों से भारत के खिलाफ आतंकवाद की लड़ाई लड़ रहा है, जो भारत को आतंकवाद की आग में जला रहा है और इस लड़ाई में जितना खून भारत के हिंदुओं का बहा है उतना ही मुसलमानों का भी खून इस लड़ाई में बहा है। क्या आप बता सकते हैं कि वर्ष 2008 में जब मुंबई में पाकिस्तान से आतंकवादियों ने हमला किया था तब मरने वालों में कितने हिंदू थे और कितने मुसलमान? आप में से किसी ने कभी यह जानने की कोशिश नहीं की होगी, क्योंकि यह हमला हिंदू और मुसलमानों पर नहीं हुआ था, बल्कि यह हमला पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के लोगों पर किया था। इसलिए यह विषय हिंदू और मुसलमान का नहीं बनना चाहिए, बल्कि यह विषय भारत और पाकिस्तान के बीच रहना चाहिए। यह विषय है आतंकवाद का, जिसे हथियार बनाकर पाकिस्तान भारत के लोगों और भारत के वीर सैनिकों को का खून बहाता चला आ रहा है अभी तक। इसलिए आज हम यही कहना चाहते हैं कि भारत में 20 से 22 करोड़ मुसलमान रहते हैं और वो भारतीय मुसलमान कहलाते हैं, इंडियन मुस्लिम्स कहलाते हैं। और आज हम पूरी दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि भारतीय मुसलमान दुनिया भर के मुसलमानों से अलग हैं। दुनिया भर के जो मुसलमान हैं, इस्लाम में भी पहली बात जो बताई गई है वो ये है कि अपने देश से प्यार करना चाहिए। भारत का मुसलमान अपने देश से प्यार करता है, दुश्मन देश से प्यार नहीं करता है। आज भी ज्यादातर मुसलमान यही कहेंगे, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोगों की वजह से ये 22 करोड़ मुसलमान भी बदनाम होते हैं। इसलिए ये अच्छा मौका है। हमारे देश के लोगों ने पाकिस्तान के क्रिकेट खिलाड़ियों का स्वागत किया, ये हमारा बड़प्पन है। भारत के संस्कार, भारत की संस्कृति हमेशा से ऐसी रही है। हमने अपने दुश्मनों का भी स्वागत किया है जब वो हमारे अपने घर में आते हैं। ये शुरुआत से अगर आप देख लीजिए, ये हमारी कल्चर में है, ये हमारे संस्कारों में है। लेकिन इस स्वागत को अगर पाकिस्तान के लोग इस गलतफहमी में जान लें कि यह स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के लोग भारत से प्यार नहीं करते और पाकिस्तान से प्यार करते हैं, यह स्वागत इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत के जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं, भारत को सपोर्ट नहीं करते, तो यह पाकिस्तान के लोगों की, वहां के सरकार की बहुत बड़ी गलतफहमी है। और हम ये उम्मीद करते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं ये पाकिस्तान की इस गलतफहमी को बहुत जल्द दूर कर देंगे। तो आपको कनाडा से पहली बार उस जगह से ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे जहां खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी। और इस ग्राउंड रिपोर्ट के जरिए आज हम कई बड़े खुलासे पूरी दुनिया के सामने करेंगे। कनाडा के सरी शहर में जिस गुरुद्वारे के बाहर इस साल 18 जून को हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उस गुरुद्वारे को वहां गुरु नानक सिख गुरुद्वारा कहा जाता है। हाल ही में कनाडा की अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि इस गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तान के जो पोस्टर और झंडे लगाए गए हैं उन्हें पुलिस ने बाद में हटा दिया है। लेकिन जब हमारी सहयोगी अनीशा माथुर इस गुरुद्वारे में आज पहुंची तो उन्होंने देखा कि यहां अब भी इस तरह के बहुत सारे पोस्टर्स और बैनर्स लगे हुए हैं जिन पर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर को शहीद बताते हुए उसकी हत्या के लिए भारतीय राजनयिकों को जिम्मेदार बताया गया है। इससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह है कि इन्हीं में से कुछ पोस्टर्स पर भारत के
कॉन्सुलेट जनरल और हाई कमिश्नर के नाम और उनकी तस्वीरें भी हैं और बहुत सारे डिप्लोमेट्स की तस्वीरें हैं और इनके जरिए वहां लोगों को भारतीय राजनयिकों की हत्या के लिए उकसाया जा रहा है। और कनाडा की पुलिस और कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों के इन पोस्टर्स पर अपनी आंख मूंदी हुई है। इसके अलावा जो खालिस्तानी आतंकवादी भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, जो पंजाब को खालिस्तान बनाना चाहते हैं, उन्होंने इस गुरुद्वारे के कई हिस्सों में खालिस्तान के झंडे लगाए हुए हैं और यहां खालिस्तान को लेकर जनमत संग्रह कराने का भी प्रयास होता रहता है। और इस गुरुद्वारे के बाहर खालिस्तानी आतंकवादी तरविंदर सिंह परमार की तस्वीरें भी लगी हैं और उसे भी एक शहीद बताया गया है। तरविंदर सिंह परमार वही खालिस्तानी आतंकवादी है जिसे जस्टिन ट्रूडो के पिता पियर ट्रूडो ने भारत को सौंपने से इनकार कर दिया था। और यह वो आतंकवादी है जिसने एयर इंडिया के विमान को, आपको याद होगा, कनाडा से मुंबई आ रहे एयर इंडिया के कनिष्क विमान में टाइम बॉम्ब लगाकर धमाका करके इसमें 329 यात्रियों की जान ले ली गई थी। लेकिन इस आतंकवादी की तस्वीरें भी इस गुरुद्वारे के बाहर खुलेआम लगी हुई है। हमारी टीम के लिए इस गुरुद्वारे से रिपोर्टिंग करना आसान नहीं था। ये बहुत ही रिस्की रिपोर्टिंग थी, इसलिए हमें मोबाइल फोन की मदद से चुपचाप वहां रिपोर्टिंग करनी पड़ी ताकि कोई देख ना ले। लेकिन इस दौरान जो भारत विरोधी दृश्य हमारी रिपोर्टर ने देखे वो चौंकाने वाले थे। इसलिए आप में से बहुत सारे लोग यहां भारत में बैठे हैं, बहुत सारे लोग कनाडा में बैठे हैं। कनाडा में बैठने वाले लोगों को तो इस बात का अंदाजा होगा कि वहां माहौल क्या है, लेकिन आप लोग जो भारत में बैठे हैं या दुनिया भर में दूसरे देशों में बैठे हैं, आज जरा देखिए, आंखों देखी रिपोर्ट क्या होती है। जब हमारी संवाददाता वहां गई तो उन्होंने क्या देखा, आप भी हैरान रह जाएंगे। This is Anisha Mathur at the Guru Nanak Sikh Gurdwara, where the posters for the Khalistan referendum and Shaheed and calling Hardeep Singh Nijjar a Shaheed are still up. It's 7:15 a.m. and people are just coming into the Gurdwara. So we'll be taking a look around to see what's going on here at the Gurdwara. So very clearly here at the Sari Gurdwara, the posters that the Canadian government had also objected to, which were supposed to be removed, are back up, calling for the assassination of Indian Consul General and the High Commissioner. And it's about 7:30 a.m. here in Surrey, and you can see here very clearly the posters are still up, the Khalistan flags are still up. One of the posters had been removed, which was widely publicized around here, but the other one still right here outside the Sari Gurdwara, which is clearly saying assassination wanted of the High Commissioner and the Consul General. And I'm going to be moving away from the actual Gurdwara before somebody questions why exactly I'm filming around here. कनाडा के जिस सरी शहर में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, वो शहर कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत में है और ये वही प्रांत है, वही स्टेट है जहां पिछले कुछ वर्षों में खालिस्तानी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। और इनमें भी ये जो सरी शहर है, इसमें हिंदू मंदिरों पर पिछले कुछ समय में हमले हुए हैं। जिस गुरुद्वारे के बाहर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसी गुरुद्वारे से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर एक लक्ष्मी नारायण मंदिर है जहां पिछले महीने कुछ खालिस्तानी आतंकवादियों ने हमला किया था। और इस मंदिर की प्रबंधक समिति के लोगों का कहना है कि इस हमले के बाद स्थानीय पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जिससे ऐसा लगता है कि कनाडा की पुलिस खालिस्तान की मुहिम चलाने वाले कुछ मुट्ठी भर आतंकवादियों का साथ दे रही है। लेकिन हमें पता चला है कि पुलिस ने अब दबाव बढ़ने के बाद इस हमले के आरोप में एक व्यक्ति को इतने दिनों के बाद जाकर गिरफ्तार किया है। अब नोट करने वाली बात यह है कि कनाडा के इस मंदिर में हिंदुओं के साथ सिख भी आते हैं जो खालिस्तान की मुहिम का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते। और इस मंदिर के पास भी एक गुरुद्वारा है, लेकिन उस गुरुद्वारे में खालिस्तान का कोई पोस्टर और झंडा नहीं है।
जिससे यह समझा जा सकता है कि कनाडा में सिर्फ मुट्ठी भर खालिस्तानी ही भारत के खिलाफ यह साजिश रच रहे हैं और जिन गुरुद्वारों का नियंत्रण इन खालिस्तानियों के पास है उनका ये दुरुपयोग कर रहे हैं और बाकी के जो गुरुद्वारे हैं जो असल में सिख समुदाय के लोग चला रहे हैं वहां ना तो खालिस्तानियों का कोई समर्थन करता है और ना ही ये जो गुरुद्वारे हैं असल में ये गुरुद्वारे बिल्कुल आज भी पवित्र हैं। यहां खालिस्तान का ख्याल बिल्कुल भी नहीं। इस वक्त मैं हूं सरी के लक्ष्मी नारायण मंदिर के बाहर, जो कि ब्रिटिश कोलंबिया के सबसे बड़े मंदिरों में से एक है और साथ ही साथ इस मंदिर की एक खासियत ये भी है कि इस लक्ष्मी नारायण मंदिर के सड़क पार ही एक गुरुद्वारा भी है जो मॉडरेट सिखों द्वारा चलाया जा रहा है। तो साफ बात यह है कि कम से कम सरी के इस कोने में हिंदू और सिख दोनों ही एक मंदिर और गुरुद्वारे दोनों ही जा रहे हैं। लेकिन इसी मंदिर में पिछले महीने वैंडलिज्म हुआ था। यहाँ पर देर रात खालिस्तान के सपोर्ट में और भारत के खिलाफ पोस्टर चिपका के लोग चले गए थे और जिसमें अब आरसीएमपी ने अनाउंस किया है कि किसी एक इंसान को आइडेंटिफाई करके अरेस्ट भी किया गया है। सबसे पहले तो ये बताइएगा यहाँ आखिर हुआ क्या था पिछले महीने इस सारे सिनेरियो में जो एजिटेटेड माहौल था उसमें कुछ लोग मंदिर की फेंस को जंप करके आधी रात के बाद फेंस को जंप करके आए और मंदिर के फ्रंट गेट पर जाकर उन्होंने पोस्टर चिपकाए जिसमें वो एडवोकेट कर रहे थे कि मर्डर ऑफ हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया एज वेल एज कॉन्सुलेट जनरल ऑफ टोरंटो एंड वैंकूवर, उनके मर्डर के बारे में प्रोपोगेट कर रहे थे। तो वो एक तरह की एक इंडिकेशन है टू टेरराइज द पब्लिक। उनको डराने के लिए ये जो माहौल क्रिएट किया जा रहा है, हालांकि उससे कोई अचीव नहीं होता उनको, बट ये एक मेथड है कि पब्लिक को कैसे टेरराइज किया जाए। जो एक इंसिडेंट हुई थी कि कॉन्सुलेट हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया सरी में आए थे तो उनका कहीं एक डिनर अरेंज था, तो वहाँ पर ये खालिस्तानी अपने लोगों के साथ पहुंच गए एजिटेट करने के लिए और वायलेंस क्रिएट किया। वहाँ पर जो भी कोई जा रहा था वहाँ पर फिजिकल असॉल्ट हुए राइट इन पुलिस की प्रेजेंस के अंदर। तो पुलिस ने रादर देन चार्जिंग देम एंड डिड नॉट से एनीथिंग और लोगों को डिस्पर्स कर दिया, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया, जिससे पब्लिक में बहुत ही एक डिस्टर्बेंस मेंटली क्रिएट हुई, स्पेशली हिंदू कम्युनिटी, कि यदि पुलिस ऐसा करती है कि कोई एक्शन ना ले कल्प्रिट्स के अगेंस्ट, ये एक मैसेज आता है कि लॉ एनफोर्समेंट एंड गवर्नमेंट अथॉरिटीज आर बेसिकली उनके साथ मिलकर काम करेंगे। खालिस्तान के मुद्दे पर कनाडा के ज्यादातर लोग भी प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के साथ इस समय नहीं हैं और उन्हें ऐसा लगता है कि जस्टिन ट्रूडो ने इस मामले में निज्जर को अपना नागरिक बताकर एक गलती की है। हमने कनाडा के जिन नागरिकों से बात की वो कैमरे पर आने के लिए तो तैयार नहीं थे, लेकिन इस मुद्दे पर वो क्या सोचते हैं वो भी आज आप सबको पता होना चाहिए। So why is nobody speaking against these people? Why aren't enough people speaking out against these people? It's the government. It's Mr. Trudeau who let them do that. Nobody's stopping them. It's the law of the Canada. No. Right? That's just political stunt. It's our Prime Minister. You can blame him, the 100%. He's the one who's screwing up everything. Nobody apart from blaming Trudeau, these people got nothing लोगों to में lose. क्या हो रहा है? लोगों ये इतने सारे लोग कहाँ से आ रहे हैं? कोई फर्क नहीं पड़ रहा। No, these are coming from India. They're getting paid to holding the flags. Khalistani झंडे जो भी hold करते हैं, they get paid. They're paying people, right? भारत के एजेंट्स पर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप लगाने के 11 दिन के बाद कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अब अपने नए बयान में यह कहा है कि वैश्विक स्तर पर भारत का महत्व लगातार बढ़ रहा है और वो भारत के साथ पूरी गंभीरता से बेहतर रिश्ते बनाने के लिए तैयार है। हालांकि इसी बयान में उन्होंने ये बात भी कही कि भारत को कनाडा के साथ मिलकर हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की जांच में सहयोग करना चाहिए।
extremely important that all of us continue to engage constructively and seriously with the government of India. India is a growing economic power, an important geopolitical player. And as we presented with our Indo-Pacific strategy just last year, we're very serious about building closer ties with India. At the same time, obviously, as a rule of law country, we need to emphasize that India needs to work with Canada to ensure that we get the full facts of this matter. आज पंजाब से भी कुछ ऐसी तस्वीरें आई हैं जिससे पंजाब की सरकार और पुलिस पर सवाल उठते हैं। आज अमृतसर के गोल्डन टेंपल में, स्वर्ण मंदिर में दल खालसा के लोगों ने हरदीप सिंह निज्जर के लिए प्रार्थना की है और यह भी कहा है कि वो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो को धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने इस मामले में निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ बताया है। सोचिए, हमारे ही देश में कुछ लोग खुलेआम निज्जर को अपना नायक बता रहे हैं और पंजाब की पुलिस इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। इसलिए शिकायत कनाडा से तो हम कर ही रहे हैं, कनाडा की पुलिस से क्या शिकायत करें जब अपने देश की खुद की पुलिस, पंजाब की पुलिस इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही। कनाडा की सरकार से क्या शिकायत करें जब अपने ही लोग पंजाब में बैठे हुए इन लोगों का साथ दे रहे हैं। यह बहुत दुख की बात है। ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਹੋਏ ਜਲਵਤਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਔਰ ਜਲਵਤਨੀ ਭੋਗ ਰਹੇ ਨੇ। और अब हम आपको कुछ और तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए, ये एक और गुरुद्वारे की तस्वीरें हैं। यह है दशमेश दरबार गुरुद्वारा, जहां खालिस्तान के आतंकवादी भिंडरावाले और दूसरे आतंकवादियों की तस्वीरें साफ साफ लगी हुई हैं। कनाडा की इस समय क्या स्थिति है, आप यहां से देख सकते हैं। Well preceded what Mr. Trudeau said, actually come out of that. And today I'm actually in a situation where my diplomats are unsafe going to the embassy or to the consulates in Canada. In Canada, they are publicly intimidated, and that has actually compelled me to temporarily suspend even visa operations in Canada. So as I said, often countries look very different depending on how you see them and what your interests are. But I have this problem in Canada, and so your question, did I speak about it with Jake Sullivan and Tony Blinken? Yes, I did. भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर आजकल अमेरिका में हैं और अमेरिका में वो जहां भी जा रहे हैं, जिस भी मंच पर जा रहे हैं, हर जगह वो कनाडा के बारे में बात भी कर रहे हैं, हर जगह कनाडा के बारे में उनसे सवाल भी पूछा जा रहा है। लेकिन आपने एक नया बदलाव जरूर देखा होगा भारत की विदेश नीति में। पहले जब इस तरह की जो बात हुआ करती थी तो भारत इतना आक्रामक नहीं होता था। अगर अब आप विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान सुने, अमेरिका के अलग अलग मंचों पर, संयुक्त राष्ट्र के मंच से भी उन्होंने ये बात कही है, तो आपको ये समझ में आएगा कि भारत अब इस कनाडा वाले मामले को लेकर कितना आत्मविश्वास से भरा हुआ है और भारत कितने दमदार तरीके से पूरी दुनिया के सामने अपनी बात रख रहा है और साफ साफ दुनिया को, खास तौर पर इन पश्चिमी देशों को यह बता रहा है कि आतंकवाद की परिभाषा क्या होनी चाहिए, ये आप अकेले अपने घर में बैठकर तय नहीं कर सकते। आतंकवाद की परिभाषा अब हम तय करेंगे, हम बताएंगे कि कौन आतंकवादी है और कौन आतंकवादी नहीं है। और अगर आपके कोई दोहरे मापदंड हैं तो भारत अब उन दोहरे मापदंडों को पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करेगा। और इसीलिए हम आपसे कहते हैं, ये नया भारत है और भारत की विदेश नीति में आपने पहले के मुकाबले जमीन आसमान का, रात और दिन का, ब्लैक और व्हाइट का
ये अंतर महसूस किया होगा। हम आपको एक बड़ी फिल्मी कहानी सुनाएंगे। आपको ये बताएंगे कि दिल्ली में हाल ही में एक ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ रुपए के गहने एक गिरोह ने चुरा लिए थे। अब सोचिए, ये जो ज्वेलरी स्टोर था इसमें तमाम गैजेट्स लगे हुए थे, सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था, स्ट्रांग रूम भी था, गार्ड भी थे, सब कुछ था। उसके बावजूद कुछ लोग आए और 25 करोड़ रुपए की ज्वेलरी चुरा कर ले गए और पता ही नहीं चला कि कौन चुरा कर लेकर गया है। अब यह चोरी करने वाला एक आरोपी गिरफ्तार हो गया है और इस आरोपी के गिरफ्तार होने की कहानी बड़ी फिल्मी है, इसलिए आप भी देखिए। आप सबको यह तो पता होगा ही कि इस आरोपी ने किस तरह से बड़े फिल्मी अंदाज में एक बिल्डिंग से दीवार को एक कटर से काटा, फिर दिल्ली के एक ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ रुपए के गहने चुरा लिए। लेकिन आज जब आप इसके गिरफ्तार होने की कहानी सुनेंगे तो यह कहानी आपको बहुत फिल्मी दिखाई देगी। असल में 24 सितंबर को जब दिल्ली में चोरी की वारदात हुई, उसी के अगले दिन 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में पुलिस ने एक अपराधी को गिरफ्तार किया। यह अपराधी चोरी के एक दूसरे मामले में गिरफ्तार हुआ था, लेकिन जब छत्तीसगढ़ की पुलिस ने इससे पूछताछ की तो उसने बताया कि वो बिलासपुर में ही एक और ऐसे व्यक्ति को जानता है जो बहुत बड़ा चोर है और वो एक दिन पहले ही दिल्ली में एक बहुत बड़ी वारदात को अंजाम देकर लौटा है। इस जानकारी से बिलासपुर पुलिस को शक हुआ कि यह अपराधी कहीं वही तो नहीं जिसने दिल्ली में 25 करोड़ रुपए की चोरी की है। इसलिए बिलासपुर की पुलिस ने दिल्ली की पुलिस से संपर्क किया और उसे इस अपराधी के बारे में जानकारी दी और उसका नाम भी दिल्ली पुलिस को बताया और नाम था लोकेश श्रीवास। दिल्ली पुलिस ने जब इस अपराधी का यह नाम इंटरनेट पर सर्च किया तो उसे उसकी तस्वीरें मिल गईं और जब इन तस्वीरों को पुलिस ने घटना के सीसीटीवी वीडियो से मिलाया तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया और उसे पता चल गया कि यह वही व्यक्ति है जिसने दिल्ली में दीवार तोड़कर एक ज्वेलरी शोरूम से 25 करोड़ रुपए के गहने चुराए थे। इसके बाद दिल्ली पुलिस की टीम बिलासपुर में इस व्यक्ति के घर पहुंच गई और आज जब इसे गिरफ्तार किया गया तो इसके पास से 12 लाख रुपए कैश मिले और 18 किलोग्राम सोना बरामद हुआ। हालांकि दिल्ली में इसने उस शोरूम से 30 किलोग्राम सोने की चोरी की थी, इसलिए पुलिस अब यह पता लगा रही है कि बाकी का 12 किलोग्राम सोना आखिर कहां गया। इसके अलावा यह आरोपी इसलिए भी पकड़ा गया क्योंकि इसने चोरी तो की, चोरी तो इसने चोरी छिपे की, लेकिन जब यह चोरी में कामयाब हो गया तो इसने बिलासपुर लौटते ही इसका ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। यानी ये अपनी जुबान पर काबू नहीं रख पाया और ज्यादा बोलने की वजह से, ज्यादा डींगे हाँकने की वजह से ये पकड़ा गया। खबर आपको छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पास मौजूद यूट्यूबर के एक ऐसे गांव में हम लेकर चलेंगे जहां घर घर में स्टूडियो बना हुआ है और जहां 5 साल के बच्चे से लेकर 85 साल के बुजुर्ग तक सभी यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे हैं। यह गांव छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से लगभग 50 किलोमीटर दूर है और इस गांव का नाम है तुलसी। 3000 लोगों की आबादी वाले इस गांव में लगभग 1000 लोग यूट्यूबर्स हैं और यूट्यूब की वजह से इस गांव के बहुत सारे परिवार हर महीने काफी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। पहले हमारे देश में गांवों की पहचान 2 चीजों से हुआ करती थी, या तो उन्होंने उन गांवों को जातियों के आधार पर पहचाना जाता था कि ये फलानी जाति के गांव हैं, फलाने धर्म के गांव हैं, या फिर उनकी पहचान किसी खास पेशे से हुआ करती थी। यानी जिस गांव में बुनकर रहते थे उस गांव को बुनकरों वाला गांव कहा जाता था, जिस गांव में मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हार रहते थे उन्हें उसकी अलग पहचान मिलती थी, जहां शिल्पकार होते थे वहां अलग पहचान होती थी। लेकिन यह पहली बार है जब कोई गांव यूट्यूबर्स का गांव बना हुआ है और गांव में जिले के अधिकारी ने लोगों के लिए 25 लाख रुपए की लागत से एक स्टूडियो बनाया है ताकि ये लोग और ज्यादा अच्छी क्वालिटी के वीडियो बना सकें और यूट्यूबर बनकर इस गांव का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकें। आज हमारी संवाददाता इस गांव में गई क्योंकि बड़ी अनोखी सी बात है, देश में शायद पहला ऐसा गांव होगा जो यूट्यूबर्स का गांव कहलाता है, जहां सभी यूट्यूबर्स हैं। तो हमारे संवाददाता यहां पर गई हैं और उन्होंने आपके लिए इस बिल्कुल नए तरह के गांव से यह स्पेशल रिपोर्ट भेजी है। छत्तीसगढ़ के तुलसी गांव के ज्यादातर लड़कों का एक ही सपना है और वो है यूट्यूबर बनना। कुछ वर्षों तक इस गांव के युवा डॉक्टर, इंजीनियर या सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसी नौकरियों में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इन युवाओं के सामने कंटेंट क्रिएशन एक नया विकल्प बनकर उभरा है और अब इस गांव की पहचान यूट्यूबर्स के गांव के रूप में होने लगी है।
यूट्यूब हम लोग ऐसा साइड में एंटरटेनमेंट के पर्पस पे बनाना स्टार्ट कर दिए, 2 लोग मिलके, मैं और जय ने। और फिर धीरे धीरे हमें लगा कि यार कुछ और लोगों को इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि 2 लोग कितना ही एक्ट करेंगे। तो फिर हम लोगों ने कुछ गांव वालों को अप्रोच किया कि आप थोड़ा सा एक्ट कर दोगे क्या? वो बोले ठीक है हम कर देंगे। तो ऐसा करके कुछ गांव वाले जुड़े, मतलब गांव में पूरा कलाकार मिलते गए। और फिर धीरे धीरे जो कुछ कैरेक्टर थे हमारे वीडियोस में, उन्हें लगा कि वो भी अपना चैनल बना सकते हैं। तो हमसे बात किए तो हम लोग बोले हाँ बिल्कुल। तो फिर उनका भी चैनल बनवाए। मैं बस जैसे कोई रिकॉर्ड करवाने आते हैं उसका म्यूजिक, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाता हूँ, और रैप करने का भी शौक है। जब भी कहीं बाहर जाते हैं और जब लोग पहचानते ना कि अच्छा मैं तो ये वाले वीडियो में देखे रहे करके, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये वाला डायलॉग हो गया ना, दूसरा वाला डायलॉग। यूट्यूब पर कंटेंट बनाने के लिए इस गांव के लड़कों के पास ना तो अच्छा कैमरा था, ना ही शूटिंग के लिए कोई स्टूडियो, लेकिन उनकी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं थी। और उनके पैशन से प्रभावित होकर जिला कलेक्टर खुद उनकी मदद के लिए आगे आए और कौशल विकास केंद्र के रूप में 25 लाख रुपए की लागत से एक हाईटेक स्टूडियो का निर्माण कराया। इसका नाम है हमार फ्लिक्स स्टूडियो। हमार फ्लिक्स स्टूडियो स्वागत करता है आपका। और ये जो पूरा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो स्टूडियो है, बहुत बड़ा सा, ये आप जैसे ही एंटर करेंगे ये रूम है जहां पे सबसे पहले यूट्यूब का ये थंबनेल यहाँ पर बना हुआ है। और क्रिएटिविटी के साथ इस रूम को सजाने की पूरी कोशिश की गई है। यहाँ पर सारी एसेंशियल चीजें हैं, जैसे कि आपका हो गया लाइट्स, कैमरा, ड्रोन, ये सारे ड्रोन्स यहां पर रखे हुए हैं जिनके मदद से ये अपनी हाईटेक वीडियोस यहां पर शूट करते हैं। और बिल्कुल अभी स्मॉल स्केल तरीके से ये मामला पूरा शुरू हुआ है। एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो, इसकी आवश्यकता उनको थी, क्योंकि उनको रिकॉर्डिंग के लिए पूरे दिन भर वेट करना पड़ता था। जब रात में जब पूरे गाँव में शांतता होती थी तब वो लोग रिकॉर्ड कर पाते थे। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए वहाँ एक CSR के माध्यम से वहाँ एक हमारे फ्लिक्स नाम से एक स्टूडियो बना है, जिसमें मॉडर्न टूल्स है, जिसमें ड्रोन फोटोग्राफी भी होती है। और इसके अलावा एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो है जिसमें आप कितने भी साउंड में भी आप रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। इस समय इस गांव के लोग 40 से ज्यादा यूट्यूब चैनल चला रहे हैं, जिनमें म्यूजिक, कॉमेडी और बॉलीवुड से संबंधित कंटेंट अपलोड किया जाता है। और गांव के कई लड़कों को एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग और एडिटिंग के क्षेत्र में भी रोजगार मिल रहा है। हमारे गांव चलो टीवी चैनल में मतलब आ रहा है, दिखा रहे हैं, ऐसा करके अच्छा लगता है। बावजूद वो आदमी को सपोर्ट नहीं कर रहा। छत्तीसगढ़ के इस गांव की कहानी सपनों के सच होने की कहानी है। और यूट्यूबर्स का ये गांव अब पूरे देश में अपनी विशेष पहचान बना रहा है। सुमिराजप्पन, रायपुर, आज तक। हमारे देश में बहुत कुछ नेगेटिव होता है, बुरी खबरें तो लगातार आती ही रहती हैं, लेकिन हमारे देश में कुछ अच्छे बदलाव भी हो रहे हैं, हमारे देश में अच्छा काम भी हो रहा है। और ये एक ऐसा गांव है जो आपके सामने एक नई मिसाल पेश कर रहा है। आज आपके सामने 2 तरह की मिसालें होती हैं, आज आपके सामने 2 तरह के गांव हैं। एक गांव तो ये है जहां के लोग इंटरनेट और नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल यूट्यूब पर वीडियो बनाने के लिए कर रहे हैं। एक जमाने में हम लघु उद्योग की बात किया करते थे, आज इस गांव का लघु उद्योग ये कंटेंट क्रिएशन बन गया है। और इसके जरिए यहाँ के लोग पैसा कमा रहे हैं, अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार रहे हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बाजार में बेच रहे हैं। दूसरी तरफ हमारे ही इस देश में जमताड़ा जैसी जगहें हैं, मेवात जैसी जगहें हैं, जहां इसी इंटरनेट का इस्तेमाल, इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके लोग साइबर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। टेक्नोलॉजी वही है, इंटरनेट वही है, और देखिए 2 अलग अलग जगहों पर उसी टेक्नोलॉजी का 2 अलग अलग तरह का इस्तेमाल। एक गांव वो है जहां लोग इसी साइबर टेक्नोलॉजी का दुरुपयोग करके लोगों को लूट रहे हैं, ठग रहे हैं, आपके बैंक अकाउंट्स को खाली कर रहे हैं, आपको किसी ना किसी तरीके से आपकी जेब से पैसा निकाल रहे हैं, चोरी कर रहे हैं इसी टेक्नोलॉजी की मदद से। और दूसरी तरफ ये गांव है जहां पर लोग इसी टेक्नोलॉजी को आधार बनाकर कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं। घर घर में स्टूडियो खुल गया है। और देखिए जब कुछ ऐसा अच्छी चीज होती है तो सरकार भी मदद करती है। अब देखिए यहाँ के जो डीएम है उन्होंने 25 लाख रुपए लगाकर इस गांव में एक नया स्टूडियो बना दिया। इसलिए आज हम अपने बहुत सारे युवाओं से ये कहना चाहेंगे कि बुरे एग्जाम्पल और बुरे उदाहरण तो आपके सामने बहुत सारे हैं, लेकिन अच्छे उदाहरणों से सीखिए और आप देखिए कि अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है, कुछ अच्छा करने की आपके अंदर एक पैशन है, तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप कुछ देर के लिए अपने दिल पर हाथ रखकर बैठिए, क्योंकि आज वर्ल्ड हार्ट डे है, और अपने दिल से थोड़ी देर के लिए बात कीजिए, क्योंकि आज आपके दिल का दिन है।
और इस मौके पर आपको आज अपने दिल से बात करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले कुछ आंकड़े देख लीजिए जिससे आपको पता चलेगा कि यह बात मैं आपसे क्यों कह रहा हूं। भारत में दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा युवाओं को हृदय रोग भी हमारे ही देश भारत में है। पिछले कुछ समय में भारत में जिन लोगों की मौत हार्ट अटैक से हुई है उनमें 40% की उम्र 55 साल से कम थी। भारत में 19 करोड़ लोगों को हाई ब्लड प्रेशर की शिकायत है, लेकिन इनमें से 12 करोड़ लोग अपनी इस बीमारी के बारे में जानते ही नहीं, यानी इन लोगों को पता ही नहीं कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर है, जो हार्ट अटैक का कारण भी बन सकता है। इस समय पूरी दुनिया में हर 3 में से 1 मौत हृदय रोगों की वजह से हो रही है। हर 3 में से 1 मौत पूरी दुनिया में हृदय रोग की वजह से, आपके दिल की वजह से। और वर्ष 2020 में अकेले भारत में 47 लाख लोगों की मौत हृदय रोगों की वजह से हुई थी, यानी सबसे ज्यादा हृदय रोगों की वजह से जो मौत है वो हमारे देश में हो रही है। हार्ट अटैक का एक बड़ा कारण डायबिटीज है और अभी भारत की 25% आबादी डायबिटिक या प्री डायबिटिक है, और जो लोग प्री डायबिटिक हैं उनमें से 50% अगले 5 साल में डायबिटिक हो सकते हैं। डायबिटीज के अलावा मोटापा हार्ट अटैक का बड़ा कारण है, और हमारे देश में अभी 28.5% लोग मोटापे से संघर्ष कर रहे हैं और 39.5% लोगों को पेट के मोटापे की शिकायत है। जो लोग नियमित रूप से व्यायाम करते हैं, संतुलित खाना खाते हैं, शराब और सिगरेट से दूर रहते हैं, ऐसे लोगों को जब दिल की बीमारियां होती हैं तो अक्सर हम यही कहते हैं कि वो व्यक्ति तो कुछ भी नहीं करता था, कोई खराब खाना पीना नहीं खाता, सिगरेट शराब नहीं पीता, लेकिन फिर भी उसे ऐसी बीमारी कैसे हुई। तो क्या आप जानते हैं कि 40% मामलों में दिल से जुड़ी बीमारियां हमें अपने परिवार के लोगों से मिलती हैं, यानी ये जेनेटिक होती है। इसे इनहेरिटेड हार्ट कंडीशन या जेनेटिक हार्ट डिजीज कहते हैं, जिसमें अगर आपके माता पिता या उनके माता पिता को दिल की बीमारी हो तो 40% मामलों में आगे चलकर उनकी अगली पीढ़ी को भी दिल की बीमारी हो सकती है, फिर चाहे वो सिगरेट और शराब पीते हो या ना पीते हो। हालांकि डॉक्टर मानते हैं कि अगर जेनेटिक टेस्टिंग कराई जाए तो शुरुआती चरणों में ही इस बीमारी का पता चल सकता है और हार्ट अटैक का खतरा कम हो सकता है। इसलिए आगे बढ़ने से पहले आप ये जान लीजिए, अगर आपके परिवार में आपके माता पिता को या आपके दादा दादी को या और दूसरे किसी परिवार में जो आपके करीबी संबंधी हैं, उन्हें अगर पहले ये दिल की बीमारी रही है तो आपको अपनी जांच तुरंत करानी चाहिए, क्योंकि तब आपके अंदर भी ये बीमारी होने का जो खतरा है बढ़ जाता है। अब आपको कुछ टिप्स देना चाहते हैं जिन पर आपका कोई खर्चा नहीं होगा। ये टिप्स बिल्कुल मुफ्त है और इसकी मदद से आप अपने हृदय को स्वस्थ रख सकते हैं। जैसे हर दिन लगातार 15 मिनट हंसने से दिल मजबूत रहता है, इससे हार्ट अटैक का खतरा 16% कम हो जाता है, बिल्कुल फ्री है। दूसरा, खुशी। जो लोग खुश रहते हैं उन्हें दिल की बीमारियां होने का खतरा 22% तक कम होता है। और ऐसे लोग जिनके मन में नकारात्मक विचार आते हैं, जो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पाते, दुखी रहते हैं अंदर ही अंदर, जो हर चीज में कमी निकालते हैं, जिन्हें ईर्ष्या होती है, ऐसे लोगों को हृदय रोग का खतरा बाकी के मुकाबले कहीं ज्यादा होता है। तीसरा, मेडिटेशन। हर रोज 10 मिनट मेडिटेशन यानी ध्यान लगाने से और योग करने से आपकी हृदय गति सामान्य रहती है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है और दिल की बीमारियों का खतरा 18% कम हो जाता है। यह सब फ्री है। चौथा, रिश्तों में किया गया निवेश। अमेरिका में एक स्टडी के दौरान पता चला कि अकेलेपन से संघर्ष कर रहे लोगों की तुलना में ऐसे लोग हार्ट अटैक के खतरे से 25% दूर रहते हैं जिनके जीवन में कम से कम एक अच्छा दोस्त या पार्टनर जरूर मौजूद है। इसलिए अगर आप अकेले रहते हैं तो आपको हार्ट अटैक का खतरा ज्यादा है, लेकिन अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, अगर आपके पास अच्छा परिवार है आपको सपोर्ट करने के लिए, अगर आपके पास अच्छा पार्टनर है, तो फिर आपका हार्ट अटैक होने के चांस कम हो जाते हैं। पांचवा, प्रकृति के बीच रहिए। जो लोग प्रकृति के जितना करीब रहते हैं उनका हृदय उतना ही मजबूत रहता है। जैसे सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है, विटामिन डी हाई ब्लड प्रेशर के जोखिम को कम करता है। इसके अलावा सुबह की धूप से हमारे शरीर में सेरोटोनिन बनता है जो स्वस्थ हृदय के लिए बहुत जरूरी है। यह भी फ्री है। मोटापा और शरीर का बढ़ता वजन आपके दिल का सबसे बड़ा दुश्मन है। मोटापे से खून की धमनियों में खून की गति प्रभावित होती है और जब ऐसा होता है तो इससे हार्ट की फंक्शनिंग पर असर पड़ता है और हार्ट अटैक का खतरा 30% बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपका पिछले कुछ समय में वजन अचानक से बढ़ा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, एक डाइटिशियन से मिलना चाहिए और पूछना चाहिए कि आपको कौन सा खाना खाना चाहिए जिससे आपका वजन कम हो जाए। इसके अलावा कुछ समय पहले हुई एक स्टडी में पता चला कि कोविड से संक्रमित लोगों में दिल की बीमारियां 20 से 25% तक बढ़ गई है।
इसलिए हमारे देश के जिन लोगों को कोविड का संक्रमण हो चुका है, या फिर चाहे उन्हें उस समय माइल्ड कोविड हुआ हो या जिन्हें कोविड का अच्छा इन्फेक्शन हुआ हो, ज्यादा तबीयत खराब हुई होगी, उन तमाम लोगों को भी अपना नियमित हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। इसलिए अगर आपको कोविड हुआ था और आपको ऐसा लगता है कि अरे आपको तो पता ही नहीं चला, उस जमाने में वो बड़े लोग ऐसे मिलते थे जो कहते थे कि हमें भी कोविड हुआ पर हमें तो पता ही नहीं चला, हम तो 3 दिन में ठीक हो गए, हम 5 दिन में ठीक हो गए। अब आपको कुछ वर्षों के बाद पता चलेगा कि वो कोविड आपके शरीर में क्या छोड़ कर गया है। इसलिए व्यायाम लगातार कीजिए, कम से कम 3 महीने में एक बार अपना हेल्थ का चेकअप जरूर कराइए, अपने वजन पर कंट्रोल रखिए और खुश रहिए, तनाव से दूर रहिए। और जो ज्यादातर चीजें हमने आपको बताई हैं सब कुछ मुफ्त हैं। ना तो आपको प्रकृति के पास रहने में कोई पैसा लगेगा, ना खुश रहने में कोई पैसा लगेगा, ना अच्छा दोस्त बनाने में पैसा लगेगा, ना हंसने में आपका कोई पैसा लगेगा। ये सारे जो इलाज हैं आपके लिए बिल्कुल मुफ्त हैं, आप फायदा उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। कुछ दिन पहले पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने अपने एक बयान में आरोप लगाया था कि इस्कॉन संस्था अपनी गौशालाओं की गायों को कसाईयों को बेच रही है और यह संस्था हिंदुओं की भावनाओं के साथ विश्वासघात कर रही है। ये विवाद कई दिन से चल रहा है, लेकिन आज एक बड़ी खबर आई है। इस्कॉन ने इन आरोपों के लिए मेनका गांधी पर 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा कर दिया है और नोटिस भेज दिया है और कहा है कि अगर मेनका गांधी ने अगले 1 हफ्ते में अपने आरोपों के लिए माफी नहीं मांगी तो इस्कॉन उनके खिलाफ ये 100 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा दायर कर देगा। आज इस्कॉन कोलकाता की तरफ से हमने एक हमारे एडवोकेट के थ्रू उनको लीगल नोटिस भेजा है डिफेमेशन सूट का। इवन हमारा जो इस्कॉन ब्यूरो है वो बॉम्बे से बेस्ड है, तो वो लोग भी ये पूरे संज्ञान को लेते हुए उसमें वर्कआउट कर रहे हैं और जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसको इकट्ठा कर रहे हैं। कैलकाटा की तरफ से जो नोटिस भेजा गया है उसके लिए एक सप्ताह का समय रहता है। ये प्रोसेस है, लीगल प्रोसेस है। 1 सप्ताह के बाद में अगर उनका कोई उत्तर नहीं आएगा तो फिर विल टेक फॉर द नेक्स्ट स्टेप। हमेशा याद रखें, दौलत दिखाकर कमाई हुई इज्जत सिर्फ दौलत रहने तक रहती है, लेकिन अच्छे आचरण और व्यवहार से कमाई हुई इज्जत आपकी मृत्यु के बाद भी वैसे ही बनी रहती है।